नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीडीपी पेडागोजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे से हम कवर कराने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ चुका है। एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक जो है क्या करता है? छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बिल्कुल सही है। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर एक शब्द लिखा है प्रोत्साहित। यहाँ पर इसी जगह पर हतोत्साहित भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हतोत्साहित जो होता है वो नेगेटिविटी को दर्शाता है, और जो प्रोत्साहित है यानी कि मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ये आपका पॉजिटिविटी को दर्शाता है, ठीक है। तो हतोत्साहित होगा तो वहां पर डिमोटिवेट का होगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रोत्साहित दिया गया है तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कि छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, शिक्षण जो है वो और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम छात्र को स्वयं करके सीखने पर यहाँ पर छूट देते हैं तो जो शिक्षण कार्य है वो और अधिक प्रभावी हो सकता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइएगा। जो सृजनात्मकता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो मौलिकता भी इसकी विशेषता होती है, लचीलापन भी होती है, प्रभावशीलता भी होती है, प्रभावशीलता, ठीक है। तो इस बार यहाँ पर उपर्युक्त सभी फिर से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अगर हम जो शिक्षक है वो बच्चों को परामर्श देता है, विद्यार्थियों को परामर्श देता है, तो उसका उपयोग वह कहाँ पर करेगा? तो उसका उपयोग उसकी जो आत्मविश्वास है, ठीक है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें अभिवृद्धि करता है, ठीक है। यानी कि उसमें जो है आत्मविश्वास अभिवृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों की भूमिका है। तो शिक्षकों की क्या भूमिका है ये आपको यहाँ पर बताना है। ज्ञान का संप्रेषण करना, बिल्कुल सही है। छात्रों को अनुशासन में रखना, बिल्कुल सही है, अनुशासन में रखना चाहिए। अगला है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना, ये भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण जो है प्रदान करना चाहिए, ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जो शिक्षण कार्य है उसको करना चाहिए, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जा रही है पठन पाठन की। पढ़ने और पढ़ाने की जो क्रिया है ये पूर्ण होती है, ये किससे पूर्ण होती है? पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। तो कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जो शिक्षण कार्य है वो हमें करना चाहिए। कब? जब पठन पाठन की बात की जा रही हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली जो है वो कैसी है? ठीक है, तो भारत में शिक्षा प्रणाली डैश आगे क्या दिया गया है? छात्रों को जो है जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो परीक्षा के लिए तैयार करती है ये कोई सटीक आंसर नहीं होगा, ना तो व्यवसायिक होगा और ना ही छात्रों को जीवन के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो यहाँ पर हो जाएगा रोजगार के लिए तैयार करती है। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ लिख कर बेरोजगार रहेंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षण प्रणाली है भारत में, वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोजगार को पाना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्यतया छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न जो है विशिष्टताएं होती हैं। तो कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। अधिगम में क्रियाशीलता होती है, बिल्कुल सही है। छात्रों में सीखने की योग्यता, बिल्कुल सही है। स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, जीन प्याजे का। तो जीन प्याजे का अगर आपने नाम सुना है तो उनके द्वारा जो है विकासात्मक जो मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया गया था वो आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए हम आपको रिवाइज करा देते हैं। जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था बच्चों, ये हुआ था कब? ये हुआ था 1896 ईस्वी को। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये? तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1896 ईस्वी को। और इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं यहाँ पर दी हैं संज्ञानात्मक विकास की। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है 0 से 2 वर्ष तक, इसको बोला जाता है संवेदी पेशी गामक अवस्था। संवेदी पेशी गामक अवस्था बोला जाता है। और इसी को जो है इंद्रिय जनित अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंद्रिय जनित अवस्था बोला जाता है। ठीक है, और इसी को जो है संवेदनात्मक अवस्था भी बोला जाता है। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है संवेदी पेशी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था और संवेदनात्मक अवस्था, इसको बोला जाता है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी 2 से 7 वर्ष के बीच की जो होती है, इसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है, या इसी को प्राक जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरी जो अवस्था इन्होंने बताई थी 7 से 11 वर्ष तक के लिए, ये बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसी को जो है हम स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी 7 से 11 वर्ष की आयु को बोला जाता है। ठीक है, और जो 11 से 15 वर्ष की जो आयु है, इसको बोला जाता है बच्चों अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो औपचारिक हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। 11 से 15 वर्ष की आयु को हम जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो ये चारों की चारों अवस्थाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें क्या होता है? तो बहुग्रेड अध्यापन क्या होता है कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो ये बोला जाता है बहुग्रेड अध्यापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर, या फिर उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? तो उस पर अधिक ध्यान देकर। ठीक है, जब हम अधिक ध्यान देंगे तब हम उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रोफेसर जो है जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। जो अभी हमने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी थी आपको याद होगा। पूछा गया है कि इसमें 7 से 11 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि जो आपकी संवेदात्मक यानी कि जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष की, बताया था। दूसरी जो बताई थी 2 से 7 वर्ष, वो बताई थी हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर हमने बताया था आपको 7 से 11 वर्ष जो हमने आपको बताया था वो बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर 7 से 11 वर्ष ही पूछा गया है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर औपचारिक पूछा जाता तो इसका हो जाता 11 से 15 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं?
तो यहाँ पर सीटेट का एक फंडा है, आपको हम बता दें कि आपको जो है एक बालक को एक भगवान का रूप मानना है, ठीक है। ना तो कभी उसको डांटना है, ना ही कभी उसकी पिटाई लगानी है, ठीक है। तो ये बातें आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो उनकी उपेक्षा करके, उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि बालक को ना तो उसको डिमोटिवेट करना है, ये तो बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। दूसरा दिया है, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, तो ये भी भैया नहीं होगा। कक्षा से बाहर जाने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं। हमने आपको बोला ना कि उनको भगवान समझना है, ठीक है। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी कि कारण जानने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि वे बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम उनको आ रही है जिससे वो अपना ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण होता है, किस अवस्था में होता है कल्पना जगत में विचरण? तो ये होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो आपने भी यह कार्य किया होगा अपने बचपन में। तो ये जो 3 पहियों वाली साइकिल आप चलाते हैं, किस अवस्था में चलाते हैं? छोटे छोटे जो वाक्य हैं वो किस अवस्था में आप बोलते हैं? तो ये बोलते हैं शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।